गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, संत कबीर जी ने ये दोहा गलत नहीं लिखा था कि गुरु हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमारे जीवन में गुरु का सर्वप्रथम पहला स्थान होता है। पहली गुरु तो हमारी माँ होती है, लेकिन उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो धीरे-धीरे हमारे गुरु, हमारे शिक्षक ही हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हमें वो सिखाते हैं जो हमें आगे चलकर काम देता है। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपको एक शिक्षक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरी सुनें और जैसी भी आपकी राय हो, जो भी हो, जैसा हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। दोस्तों, एक रवि नाम का लड़का होता है। रवि बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है, बहुत अच्छे घर का रहता है। घर में किसी चीज़ की कोई प्रकार की कमी नहीं थी। रवि की एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। रवि घर में अकेले रह गए थे। माँ-बाप भी सोचते थे कि बच्चों को अच्छा पढ़ाएँगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ताकि बच्चा भी बड़ा हो कर के हमारे काम में, हमारे जो बिज़नेस है उसमें नाम कमाएगा। इसी तरह से वो यही सोचा करते थे। धीरे-धीरे रवि को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, रवि धीरे-धीरे बड़ा होता गया। जब रवि बड़ा हो जाता है, उसका 9वीं क्लास में एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि अब वो 9वीं क्लास से दूसरे कॉलेज में पढ़ने लगा था। क्योंकि अभी तक तो वो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब 9वीं क्लास से उसको बड़े स्कूल में डाला गया। फिर वो 9वीं क्लास पास हुआ, 10वीं क्लास भी उसने बहुत ही अच्छे से पास करी। उसके बाद उसका जब वो 11वीं क्लास में गया, तब स्कूल में वो 10वीं क्लास में पूरा अव्वल आया था, तो 11वीं क्लास में लोग उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। उसे लोगों को स्कूल दूसरे, जैसे हम बच्चे दूसरे क्लास में प्रमोट होते हैं, तो उन्हें ये बताना नहीं पड़ता कि ये बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, किस क्लास में हुए। तो जब बच्चे प्रमोट हुए तो उनको ये बताना नहीं पड़ा। तो इसी तरह रवि ने हर जगह अपनी पहचान बना ली थी, क्योंकि वो पूरे कॉलेज को उसने टॉप किया था। बहुत ही अच्छा बच्चा था। तो देखने में भी रवि बहुत सुंदर था। 11 में पढ़ने के बावजूद, 11th क्लास में पढ़ने के बावजूद वो बच्चा बहुत ही सुंदर और बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा नौजवान लग रहा था वो। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये 11th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, जो कि वो बहुत सुंदर था। इसी तरह से जब 11th क्लास में जाता है, उसको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता। लोग अच्छे से उससे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई ये टॉपर रहा है पिछले क्लास का, तो अच्छे से मान-सम्मान होता है उसका। लोग अच्छे बोलते हैं, मॉनिटर बन जाता है क्लास का। अच्छे से वो स्कूल में पढ़ता है। कबड्डी खेलने में बहुत अच्छा था, फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा था। तो बॉडी मतलब जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, तो वो भी कॉलेज में हमेशा से करवाई जाती थी। तो इसी के दौरान अचानक से एक दिन कबड्डी का खेल हो रहा था। कबड्डी का खेल हो रहा था और कबड्डी का खेल होते हुए जो रवि होता है, कबड्डी का वो मतलब मेन चैंपियन बना हुआ था। तो कैप कबड्डी में तो बहुत तेज़ बचपन से ही था, क्योंकि वो बचपन से ही खेल रहा था, तो इसलिए उसको कबड्डी का चैंपियन भी बना दिया गया था। तो वो था, और उसके बाद वो लोग वहाँ पर कबड्डी खेल रहे थे। एक टीम इधर वाले थे, एक टीम बी थी, एक टीम ए था। तो टीम ए का मेंबर था रवि। टीम ए में काफ़ी बच्चे थे जो बहुत होशियार थे, टीम बी में भी काफ़ी बच्चे थे तो बहुत होशियार थे। तो इस तरह से दोनों कबड्डी खेलने की उन दोनों में कबड्डी मैच शुरू हो जाता है। कबड्डी होती है, किसी तरह से कर कर वो लोग पहला, दूसरा, तीसरा राउंड जीत जाते हैं। बारी आती है चौथे राउंड की। जब चौथे राउंड की बारी आती है, तो रवि जीतने ही वाला होता है, मतलब वो बस उस निशान पर हाथ रखने ही वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक नहीं 8-8 लोग जो बच्चे थे वो उसके पैर पर चढ़ जाते हैं, कि उसी के दौरान उसका पैर टूट जाता है। टूट जाता है दोस्तों। तो फिर जब पैर टूट जाता है तो वहीं पर रवि बेहोश हो जाता है।
क्योंकि रवि की चीख बड़ी ज़ोर से निकलती है। पूरे टीचर बड़ी हैरान हो गए कि भाई इतना अच्छा लड़का अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो इस तरह से उन्होंने टीचर जो थे वो सब भागते हुए आए, उन्होंने देखा कि दर्द से बेहोश हो चुका है रवि, तो वो तुरंत वहीं पास में हॉस्पिटल था वहाँ पर लेकर गए। उन्होंने अभी तक उनके माँ-बाप को नहीं बताया था। वहाँ पर ले जाते हैं, डॉक्टर एक्स-रे करते हैं, बताते हैं कि हड्डी टूट चुकी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप प्लास्टर वग़ैरह बाँध दीजिए इनका, तो प्लास्टर वग़ैरह इनका बाँधा जाता है दोस्तों। प्लास्टर होता है, प्लास्टर बाँध देते हैं, उसके बाद प्लास्टर बाँधने के बाद रवि के माँ-बाप को फ़ोन किया जाता है। उनके माता-पिता आते हैं, रोने लगते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं और ठीक हो जाएगा बच्चा, लेकिन डॉक्टर ने बोला कम से कम ठीक होने में, अच्छे से चलने में इसे 7 से 8 महीने लग जाएँगे। ये सुनकर उनके माता-पिता की तो हालत ही ख़राब हो गई। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टीचर ने भी समझाया कि बच्चा होशियार है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो है ध्यान रखिएगा। तो पूरा खर्चा जो भी आया वो पूरा स्कूल वालों ने दिया। माँ-बाप जो थे उनके माता-पिता रवि के उनको लिवाकर घर चले गए। रवि अब घर में रहने लगा। कुछ दिनों के 15 से 20 दिन के बाद ठीक होने के बाद उनका पैर, तो उन्होंने बोला कि रवि से बोला गया कि उसे हम व्हीलचेयर पर बिठा कर के स्कूल ले जाया करेंगे। तो इस तरह से व्हीलचेयर पर बिठाना, क्योंकि रवि 2 से 3 दिन स्कूल इसी तरह से जाने लगा। एक सर्वेंट जो है उनके पिताजी ने उनके लिए रख लिया कि आप यहाँ पर ले कर के इनको जाना और ले कर के आना। तो इसी दौरान एक दिन अचानक से रवि को जाते हुए किसी तरह से झटका लग जाता है और रवि ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उनके सर में भी चोट लग जाती है। तो सर में चोट लग जाती है, सर से खून नहीं निकलता लेकिन हाँ, चोट लग जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करिए आप इनको कहीं बाहर भी मतलब मत ले जाइए पढ़ाने के लिए, ऐसा करिए कि आप इन्हें घर में क्यों नहीं कोई ट्यूशन वग़ैरह दे देते उसी क्लास का। तो वो कहती हैं कि हाँ, ये बात भी सही है। तो इसी तरह उनको बोल दिया जाता है कि ठीक है, आप ट्यूशन बच्चों को घर में ही देंगे। तो उनके पापा जो है एक अच्छे टीचर को, जो 11th की क्लास के बच्चों को अच्छा ट्यूशन देते थे, जो मतलब उसने कॉमर्स लिया हुआ था 11th क्लास में, तो कॉमर्स का जो टीचर थे वो घर आते थे, पढ़ा कर के चले जाते थे। इसी तरह से हफ़्ते भर पढ़ाया गया। तो रवि ने बोला कि पापा ये टीचर जो आते हैं, पढ़ाते हैं, उनका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया? तो वो कहते हैं इससे अच्छा तो हमारे जो क्लास की रिया मैम है वो पढ़ाती हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारी रिया मैम खाली हों तो मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, रिया मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और अगर आप चाहें पापा तो उनसे बात कर लो। तो उनके पापा दूसरे दिन कॉलेज जाते हैं, रिया मैम से बात करते हैं, रिया मैम मिलती हैं। उसके बाद टीचर से बात होती है, उनकी टीचर आती हैं, तो टीचर से बात वग़ैरह हो जाती है, तो टीचर कहती हैं ठीक है, मतलब उन्होंने थोड़ा फ़ीस का चार्ज ज़्यादा लिया था, तो उन्होंने बोला ठीक है हम 6 महीने तक कवर कर देंगे, तो क्योंकि बच्चा आपका यहीं पढ़ता है, तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद रिया मैम अब घर में पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। पहले तो बहुत मना-नुकर करती हैं, फिर पैसे ज़्यादा चार्ज करने के बाद वो मान ही जाती हैं। तो वो घर आती हैं पढ़ाने के लिए। पहले दिन आती हैं, फिर उनकी जो मम्मी थी वो उनको चाय वग़ैरह बनाती हैं, देती हैं, स्नैक्स वग़ैरह शाम का टाइम था तो देती हैं। वो काफ़ी अच्छे से, रिया मैम जो थी बहुत अच्छी थी, तो रिया मैडम अच्छे से आती, पढ़ाती, पढ़ाने के बाद फिर वो चली जाती थी। इसी तरह से 1 महीना रिया मैडम ने पढ़ाया, तो उनके पापा ने पूछा कि कैसा रहा? तो वो कहते हैं रिया मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो उनके पापा भी खुश थे कि चलो बच्चा ठीक है, पैर का प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है और घर में पढ़ाई भी कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर वो रिया के साथ पढ़ाई वग़ैरह, अपना रिया मैम के साथ पढ़ाई वग़ैरह करते थे वो अच्छे से। इसी तरह से पढ़ाई करते-करते रिया मैम पहले बाहर के हॉल में पढ़ाया करती थीं। उसके बाद रिया मैम ने उनसे एक दिन कहा कि ऐसा करते हैं, हम रूम में चलकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही है। तो वो कहता है कि मैम यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर मम्मी भी रहती हैं, पापा भी रहते हैं, वैसे भी हमारे घर में वैसे भी कोई है नहीं इतना शोर करने वाला, तो कमरे में चलने का क्या मतलब है? तो रिया मैम कहती हैं कि अगर तुम्हें कमरे में चलकर पढ़ाई करनी है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं कल से पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन होती है। तो ये बात रवि को समझ नहीं आई, उसने कहा ठीक है मैम, आप कमरे में ही पढ़ा लीजिए, तो वो रवि के कमरे में जाने लगी पढ़ाने। उसके बाद
जब वो रवि के कमरे में जाने इसी तरह से वो रवि को हर रोज़ पढ़ाने लगी, रवि भी पढ़ता रहा। लेकिन अब रवि पहले जैसा रवि नहीं रह गया। उसकी मम्मी ने रवि से एक दिन कहा कि रवि, बेटा तुम, ये पापा का हिसाब की डायरी है, इसमें ज़रा तुम हिसाब लिख कर के रख दो। वैसे भी तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत तेज़ है, तो तुम ज़रा इसका हिसाब करके यहाँ पर रख देना, मैं अभी आकर के देख लूँगी। तभी रवि को इतने चिड़चिड़े और इतने गुस्से स्वभाव में उनकी मम्मी ने शायद पहले भी कभी नहीं देखा था, तो बहुत ही चिड़चिड़ा होकर बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे पापा, ये काम पापा भी कर सकते हैं, मेरे पास आप कोई भी काम लेकर मत आया करिए मम्मी। इतना कह करके रवि की मम्मी जो थी, जो रवि किसी काम के लिए मना नहीं करता था, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रवि ऐसा कह रहा है। उसके बाद उनकी मम्मी देखती थी कि रवि की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। रवि बिल्कुल भी कमज़ोर हो चुका था, जो कि ऐसा कुछ महीनों में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय में वो एक बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि रवि को क्या हो गया है। तभी उन्होंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आखिर कैसे आ सकती है? मैंने दवाइयाँ भी अच्छी दी हैं, बट प्लास्टर वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में भी दर्द नहीं है कि दर्द की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन इसको हो क्यों रहा है ऐसा? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रवि की हालत मतलब कमज़ोरी कैसी आ रही थी इतनी। कुछ समय के बाद आँखों के सामने काले घेरे भी पड़ चुके थे। इतना ज़्यादा परेशानी में पढ़ रहा था उनका बच्चा, तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या करें और कैसे करें? उनको कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से दोस्तों समय बीतता गया, समय बीतते-बीतते 5वाँ महीना लग गया। एक दिन रवि की हालत को देखकर उनकी मम्मी ने कहा कि ये जब मैडम आती हैं और जब मैडम जाती हैं, तभी ऐसा क्या करती हैं ये? हो सकता है ये मेरे बच्चे को कहीं मारती तो नहीं हैं? कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं करती? जब उनकी माँ को ये चीज़ थोड़ी-सी दिमाग में आई, तब उन्होंने एक दिन सोचा कि ठीक है, ये कमरे में पढ़ाती हैं ना, मैं कहूँगी कि आज से ये हॉल में ही पढ़ाया करें, कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेरे बेटे को मारती भी होंगी या कुछ भी उसको बोलती भी होंगी, टॉर्चर भी करती होंगी मेंटली, तब भी मैं ज़रूर इनको आज देखूँगी यहीं पर। तभी वो आती हैं, वो कहती हैं कि आंटी आप रवि को ले चलिए कमरे में, क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ाई होती। तब भी वो कहती है बेटा आज नौकर भी तो नहीं है कमरे में, तो कहीं भी तो तुम ऐसा करो, हम भी वहाँ बैठ जाते हैं जाकर, तुम यहाँ पर उसको पढ़ाओ। अब इतना सुन कर के वो गुस्से में आ जाती हैं, वो कहती हैं रिया मैडम कि मैंने क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तो बस यही कहा है, और आप तो वहाँ जाने के लिए मना क्यों कर रही हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा क्यों है? तभी वो कहते हैं कि मैम आप देख रही हैं ना कि इसकी क्या हालत हो गई है, कैसा हो गया है वो, आपको इसका अंदाज़ा भी है? क्या आप मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाते हैं या उसे मेंटली टॉर्चर करती हैं कि इस वजह से मेरा रवि ऐसा हो गया है? इतना सुन कर के रिया मैडम की बिल्कुल आँखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा पूछ लो अपने बेटे से, अगर मैंने कुछ भी इनके साथ गलत किया हो तो बताओ, बताओ मैं क्या तुम्हारे साथ कभी गलत करती हूँ? जो तुम्हारे मन का होता है मैं वही करती हूँ, बताओ रवि। वो रवि के गालों पर हाथ फेरते हुए उसको ऐसे बात करने लगी, तभी रवि धीरे से सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी उनकी माँ को फिर समझ आ जाता है कि रवि के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, मेरा बेटा घर रहते-रहते शायद इसलिए परेशान हो गया है। उसके बाद दोस्तों रवि एक दिन कमरे में बैठा हुआ था और वो पंखे में कुछ अपने कपड़े थे जो कुर्तों को जोड़-जोड़ करके वो पंखे में लटका रहा था। तभी उनकी जो काम करने वाली बाई थी घर में, जो पोछा लगा रही थी, तभी वो कहती हैं कि जा कर के कि रवि बाबा कमरे में पंखे में कुछ लटका रहे हैं। तभी वो कहती हैं कि लटका रहे हैं? तो वो कहती हैं हाँ, लटका रहे हैं। और उनका पैर भी ठीक हो गया है, वो प्लास्टर भी उनका ठीक है और प्लास्टर के सहित वो खड़े हैं और वो पंखे में कपड़े को लटका रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर बात है। इतना सुन कर के तभी उनकी माँ भागी-भागी आती हैं और रवि को अपने पैरों पर खड़ा देख वो हक्की-बक्की रह जाती हैं और हैरान होते हुए वो कहती हैं कि ये क्या हुआ? ये कैसे तुम ठीक हो गए? तुम्हारा पैर ठीक हो गया बेटा, और तुम ये पंखे में क्या कर रहे हो? इतना सुन कर के रवि वहीं पर धम से गिर जाता है और फूट-फूट कर रोने लगता है अपनी माँ को लिपट कर। उनकी माँ को समझते देर नहीं लगती कि मेरे बेटे को कुछ तो ज़रूर हुआ है। तभी वो कहती हैं कि क्या हुआ है? तुम बताओगे मुझे कि आखिरकार हुआ क्या है? तभी रवि ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुन कर के मतलब लोगों का तो दिल दहल जाएगा। दोस्तों
हर रोज़ हर रोज़ जो रिया मैम थी ना, वो जो रवि जो रवि था, उसके सीमेन को, यानी कि उसके स्पर्म को ले जा कर के वो हमेशा से उसके स्पर्म को ले जाती थी और ले जाने के बाद वो ना जाने क्या किया करती थी। वो उनके साथ ये करती थी, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करती थी कि तुम अपने स्पर्म को रिलीज़ करो और ले जा कर के उसे मुझे ले आके दो। ये हर रोज़ का ये नियम बन चुका था करने का, इसी वजह से वो कमज़ोर हो चुका था। उसके 1 घंटे के बाद ये सब चीज़ें सुनने के बाद उनकी माँ की तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को किससे बताएँ, कौन विश्वास करेगा? तभी ये सब चीज़ें होती रहीं धीरे-धीरे, फिर उनकी टीचर आती हैं तो टीचर आज भी उसे कमरे में ले जाती हैं, लेकिन इस बार सब कुछ सावधानीपूर्वक रहा। उसके बाद दोस्तों जब उनको कमरे में ले जाती हैं और जब वो फिर रिया मैम उनसे ये कहती हैं कि तुम जाओ और जा कर के अपने स्पर्म को इस डिब्बे में ला कर के मुझे दो। ये जैसे ही वो कहती हैं तभी वो जो डिब्बी दे रही थी वो मैडम, तभी उस डिब्बी को हाथ में लेते हुए उनकी माँ कहती हैं कि बस बहुत हो गया, मेरे बेटे ने आज मुझे सब सच बता दिया। तुम 5 महीने से मेरे बेटे के साथ ये कर रही हो। हाँ, और मेरे बेटे का पैर ठीक हो गया और तब भी तुमने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ कहा कि तुम्हारी माँ अकेली रहती है, मैं उन्हें भी मार दूँगी। उनके साथ क्या-क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम ये धमकी देती हो, तुम एक टीचर हो, तुम टीचर होने के साथ-साथ इतनी गलत काम करती हो। टीचर का तो काम होता है कि एक गुरु का क्या मायने होता है, तुम कोई मतलब की नहीं हो, तुम टीचर के नाम पर कलंक हो। तभी उनकी माँ ने रवि की माँ ने उनको थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद उनसे बोला कि तुम्हें मैं अभी पुलिस बुलाई हूँ और पुलिस आज जानेगी कि तुम ये सब काम क्यों कर रही थी। तभी वो कहती है कि मैं इस चीज़ को ले जाकर मैं हॉस्पिटल्स में बेचती हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं। ये सुन कर के वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं कि ये सब कौन-सा धन तुम ये कौन-सा काम कर रही हो और किस हॉस्पिटल की बात है और ये कहाँ करती हो? ये सारी बातें रिया नहीं बताती, बस वो इतना ही बताती हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस को उन्होंने बुलाया। पुलिस वाले रिया मैम जो थी उनको पकड़ कर के ले गए। ले जाने के बाद फिर उन्होंने जो भी किया हो, जैसा किया उनके साथ उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला उनका। उनके ऊपर आज भी इस चीज़ को लेकर के केस चल रहा है और कुछ महीनों में ज़मानत पे वो छूट गईं और उन्होंने सब कुछ झूठा साबित कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन रवि की शारीरिक जो क्षमता थी, जो शरीर था उसका वो बिल्कुल मतलब दुर्बल हो चुका था। अब उसमें ऐसा लगता था कि प्राणी नहीं जो बच्चा 11th में पढ़ते हुए भी इतना सुंदर, इतना हष्ट-पुष्ट एकदम सुडौल शरीर का था, वो उसकी हालत बिल्कुल एक पतले बच्चे की जैसे हो गई थी। तो इस तरह से उसकी हालत हो गई थी दोस्तों, तो सोचिए कि हमारे देश में, हमारे यहाँ पर बच्चे इतने बड़े-बड़े बच्चे भी आज इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ऐसी हो रही थी जो अंदर ही अंदर क्यों हो रही थी, रिया मैडम ने को क्या सूझा ये उन्होंने आज तक नहीं बताया। वो इस चीज़ को आज भी झूठ बताती हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो रवि थे उनके साथ जो हुआ ये तो डॉक्टर्स भी कहते थे कि दिन लगातार कमज़ोरी का आ जाना है, ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों इस घटना से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर इतना अंधविश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। आप सबको जैसी लगी हो ज़रूर बताएँ। मिलूँगी फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।